Good morning, students. Today we will discuss again about hypothesis testing. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की क्या प्रोसेस होती है। 4 स्टेप्स हमने पढ़े थे। स्टेट द हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेट एन एनालिसिस प्लान, एनालाइज सैंपल डाटा, इंटरप्रेट द रिजल्ट। उसके बाद हमने डिसीजन एरर्स के बारे में पढ़ा, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड एरर्स। डिसीजन रूल्स हमने पढ़े, पी वैल्यू और रिग्रेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आप कैसे पहले से ही डिसाइड करते हैं। वन टेल टू टेल्ड टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, डिस्कस किया। इसके अलावा हमने डिफरेंस पढ़ा वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट में, क्रिटिकल वैल्यूज के बारे में और पी वैल्यूज अप्रोच के बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर अ मीन हमने कैलकुलेट करके डिस्कस किया था कि कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं। मीन के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस स्टेट कैसे करते हैं और फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, एनालिसिस प्लान, सैंपल डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं और फिर रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। लार्ज सैंपल टेस्ट के केसेस में जब n जो है वो ग्रेटर देन 30 है, हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कैसे करते हैं मैनुअली। और MS एक्सेल में भी हमने सीखा था कि MS एक्सेल में मीन इज हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। मेगास्टैट में हाइपोथेसिस टेस्ट में मीन वर्सेस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से हमने जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर लार्ज नंबर जो है वो डिटरमाइन किया MS एक्सेल में। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स इन केस ऑफ लार्ज सैंपल्स। टू पॉपुलेशन मीन्स के डिफरेंस के बारे में, डिफरेंस के अबाउट जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हमने डिस्कस किया था। और एग्जांपल नंबर 2 का हमने को डिस्कस किया था। MS एक्सेल में भी इसको अप्लाई करके बताया था कि कैसे आप जो है वो मीन वर्सेस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू की हेल्प से, मीन वर्सेस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू की हेल्प से, तो आपने इससे पहले वाला एग्जांपल सोल्व किया था जिसमें मीन की हेल्प से, मीन के अबाउट आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस एग्जांपल में आप क्या करेंगे, कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। आप मेगास्टैट के अंदर जाएंगे हाइपोथेसिस टेस्ट में और फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। तो ये हो जाता है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। ये हमने एक्सेल पर भी करना सीखा था लास्ट लेक्चर में कि एक्सेल में इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर स्मॉल सैंपल्स। स्मॉल सैंपल के केसेस में हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कैसे करते हैं। चलिए, जो हमने PDF फाइल जो है शेयर की थी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको ओपन कर लीजिए। और ये था आपका टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। लास्ट लेक्चर में ही हमने इसको डिस्कस किया था। ये देखिए, कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को एक्टिवेट करके MS एक्सेल में कैसे हमने इसको एक्सेल में सोल्व करना सीखा था। आपने इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जो है प्रैक्टिकल फाइल के लिए कंप्लीट भी कर लिया होगा और गूगल फॉर्म पे उसको आपने सबमिट करना है जो आपको शेयर किया गया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। LMS पोर्टल पर भी इससे रिलेटेड नोटिस जो है वो अवेलेबल हैं। आज हम डिस्कस करें, आ जाइए पेज नंबर 119 पर। सामने दिख रहा है आपको राइट साइड में पेज नंबर 119 और ये है आपका टॉपिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर स्मॉल सैंपल्स। पेज नंबर 119 पर नीचे आपका टॉपिक है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर स्मॉल सैंपल्स। इससे पहले हमने क्या सीखा, लार्ज सैंपल्स के लिए टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस सीखा। लार्ज सैंपल्स मींस जहां पर n जो है वो ग्रेटर देन 30 है। सैंपल जो साइज लिया है आपने 30 से ज्यादा लिया है। यहाँ पर आप क्या लेंगे, सैंपल साइज 30 से कम लेंगे, मींस पॉपुलेशन से 30 आइटम्स से कम अगर आपने सैंपल सेलेक्ट किए हैं। पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालने के लिए आपने सैंपल जो ड्रॉ किया है वो 30 से कम का
ड्रॉ किया है, मीन्स आपका जो सैंपल साइज है उसमें नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 30 से कम है, 30 से कम नंबर ऑफ आइटम्स आपने सेलेक्ट किए हैं, तब आप कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 इसमें दे रखा है, इसकी हेल्प से हम इसको सीखेंगे। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर स्मॉल सैंपल्स in case of n is less than 30. मॉडल स्कूल हैज 1000 स्टूडेंट्स, मॉडल स्कूल के पास कितने स्टूडेंट्स हैं 1000, 1000 स्टूडेंट्स हैं मॉडल स्कूल में। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल थिंक्स दैट द एवरेज IQ ऑफ द स्टूडेंट्स एट मॉडल इज एट लीस्ट 110। ये क्या है, एक क्लेम है। प्रिंसिपल, उस स्कूल का प्रिंसिपल क्या क्लेम कर रहा है कि मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स का IQ लेवल 110 है, एटलीस्ट, कम से कम 110 है, ठीक है। 110 भी हो सकता है और 110 कम भी हो सकता है, मींस कम से कम 110 से है, 100 कम से कम 110 है, मींस 110 या 110 से ज्यादा हो सकता है। इसने मिनिमम वैल्यू बताई है इनके IQ लेवल की कि कम से कम 110 तो है ही, और इससे ज्यादा IQ लेवल भी मेरे स्टूडेंट्स का हो सकता है, ठीक है। एवरेज जो है वो कम से कम 10 है। तो ये बात जरा नोट कीजिएगा कि इसने क्लेम क्या किया है कि इसके स्टूडेंट्स का IQ लेवल क्या है, एटलीस्ट 110, एटलीस्ट 110 को आप अंडरलाइन कर लेंगे कि एटलीस्ट कहा है इसने, इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे हम। हाइपोथेसिस स्टेट करते टाइम हम एटलीस्ट 110 को कैसे सेट करेंगे। टू प्रूव द हर पॉइंट, उस प्रिंसिपल के पॉइंट को प्रूव करने के लिए शी एडमिनिस्टर्स एन IQ टेस्ट ऑफ 220 रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए उस प्रिंसिपल ने क्या किया, उस एडमिनिस्ट्रेटिव ने क्या किया कि अपने स्कूल के रैंडमली 20 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए। साइज क्या है 20, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने सेलेक्ट किए हैं 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट किए हैं, जो कि लेस देन 30 है। तो ये क्या हुआ, एक स्मॉल सैंपल हुआ, ठीक है। IQ टेस्ट लिया फिर उन्होंने उनका 20 स्टूडेंट्स का। अमंग द सैंपल्ड स्टूडेंट्स द एवरेज IQ इज 108 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10। तो सैंपल जो आपने सेलेक्ट किया था उन सैंपल डाटा का एवरेज क्या आया 108। ये सैंपल मीन है, मींस आपने मीन कैलकुलेट किया सैंपल डाटा का, जो कि क्या आया 108। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है यहाँ पर सैंपल स्टूडेंट्स की, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। Based on these results, इन रिजल्ट्स के बेसिस पर शुड द प्रिंसिपल एक्सेप्ट और रिजेक्ट हर ओरिजिनल हाइपोथेसिस। क्या प्रिंसिपल को अपना ओरिजिनल जो हाइपोथेसिस है जो उसने क्लेम किया था, क्या उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए या एक्सेप्ट कर देना चाहिए। सिग्निफिकेंस लेवल आपने लेना है 0.01। इसका मतलब क्या है कि 1% सिग्निफिकेंस लेवल पर आपने काम करना है। अज्यूम दैट टेस्ट स्कोर्स इन द पॉपुलेशन आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। टेस्ट स्कोर्स जो हैं वो पॉपुलेशन में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है यहाँ पर। स्टेप्स, अब इसमें स्टेप बाय स्टेप हम इसको सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को। हमने क्या कंक्लूजन, हमने क्या फाइंड आउट करना है कि क्या उसको सेलेक्ट करना है अपने ओरिजिनल हाइपोथेसिस को या फिर रिजेक्ट करना है, इस डाटा के बेसिस पर जो डाटा हमें गिवन है। अब ये स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई, स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट जो है वो समझ में आई या नहीं आई, वो आप रिस्पॉन्स दीजिए चैट बॉक्स में कि यस और नो। स्टेटमेंट समझ में आ गई कि स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा है, एक्चुअल में हमें क्या करना है और क्या हमें गिवन है। गिव योर रिस्पॉन्सेज इन चैट बॉक्स। ओके, तो अब आ जाइए इसके सॉल्यूशन पे, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, हाइपोथेसिस स्टेट करना। हाइपोथेसिस स्टेट करना हमारा पहला स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेट द हाइपोथेसिस। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए क्लेम क्या किया था इस प्रिंसिपल ने, ये बोल रही थी कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स का जो
मिनिमम आईक्यू लेवल है, मतलब एटलीस्ट 110 तो है ही आईक्यू लेवल, उससे ज्यादा भी हो सकता है। मींस नल हाइपोथेसिस क्या है, म्यू जो है वो ज्यादा भी हो सकता है और बराबर भी। मींस म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 110, 110 ज्यादा या इक्वल, वो क्लेम है जो उसने क्लेम सेट किया है प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स के बारे में, कि उनका जो आईक्यू लेवल है 110 या उससे ज्यादा है, इसलिए म्यू को 110 के बराबर और उससे ज्यादा सेट किया आपने नल हाइपोथेसिस में। यहां तक समझ में आ गया? नल हाइपोथेसिस को म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 110। अगर वो कहती है कि ज्यादा से ज्यादा, अगर वो ये कहती कि मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल ज्यादा से ज्यादा 110 है, तो फिर क्या होता? 110 से कम या इसके बराबर जो है वो नल हाइपोथेसिस होता। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे हम, क्योंकि उसने एटलीस्ट 110 बोला है कि कम से कम 110 आईक्यू लेवल तो है ही, तो 110 और उससे ज्यादा आईक्यू लेवल, क्योंकि वो सोच रही है अपने स्टूडेंट्स का, इसलिए जो नल हाइपोथेसिस है उसने क्या सेलेक्ट किया, दैट म्यू इज इक्वल और ग्रेटर देन 110। इसके विपरीत अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि जब ग्रेटर देन और इक्वल टू आपने ले लिया, तो अल्टरनेट क्या बचा आपके पास, म्यू इज लेस देन 110। मींस क्या है, उसका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा कि उसके स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल जो है वो 110 या उससे ज्यादा है। उसका अपोजिट क्या है कि उसके स्टूडेंट्स का तो आईक्यू लेवल क्या है, 110 से कम है। वो आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। नोट दैट दीज हाइपोथेसिस कॉन्स्टिट्यूट अ वन टेल्ड टेस्ट। देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, लेस देन। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में या तो सिर्फ लेस देन हो या सिर्फ ग्रेटर देन हो, इक्वल ना हो या नॉट इक्वल ना हो, तो वो कौन सा टेस्ट होता है, आपने पढ़ा है वन टेल्ड टेस्ट। द नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड इफ द सैंपल मीन इज टू स्मॉल। नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर सैंपल मीन जो है वो आपका बहुत ज्यादा छोटा हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस प्लान बनाते हैं। सैंपल स्टेप सेकंड में एनालिसिस प्लान बनाते हैं हम कि क्या करेंगे, हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, किस सिग्निफिकेंस लेवल पर उस टेस्ट को अप्लाई करेंगे। फॉर दिस एनालिसिस वी नो वेरी वेल कि कौन सा सैंपल है, ये स्मॉल सैंपल है, एन इज लेस देन 30। तो इस एनालिसिस में सिग्निफिकेंस लेवल हमें दे रखा है, स्टेटमेंट में ही दे रखा है, कितना है 1%, दैट इज 0.01। और टेस्ट में क्या होगा, वन सैंपल टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट। तो नेक्स्ट देखिए, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सैंपल डाटा को एनालाइज करते हैं। मींस सैंपल डाटा को एनालिसिस, इन स्टेप्स को जब पीछे हमने प्रोसेस में पढ़ा था, तो एनालिसिस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सैंपल डाटा को यूज करके हम स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम और टी स्टैटिस्टिक, टेस्ट स्टैटिस्टिक। क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, सैंपल डाटा को यूज करके हम सैंपल डाटा को एनालाइज करेंगे। कैसे, सैंपल डाटा को यूज करके कंप्यूट करेंगे क्या क्या, स्टैंडर्ड एरर, डिग्री ऑफ फ्रीडम और टी स्टैटिस्टिक, टेस्ट स्टैटिस्टिक, यानी कि टी। स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा पहले, एस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। एस क्या है आपका 10 है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सैंपल की, जो 20 स्टूडेंट्स का सैंपल वहां पर प्रिंसिपल ने कलेक्ट किया था और उसका एवरेज निकाला था, वो तो था 108 आईक्यू, एवरेज आईक्यू। सैंपल मीन जो था वो 108 था और स्टैंडर्ड डेविएशन वहां पर क्या थी 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर ले लेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ एन कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एन, एन क्या था 20, तो 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 20 क्या आ जाएगा आपका 2.236। ये आप कैलकुलेट कर, कैलकुलेटर इज अलाउड, सिंपल कैलकुलेटर, नॉट साइंटिफिक। तो स्टैंडर्ड एरर आप फाइंड आउट कर लेंगे। उसके अलावा आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड आउट करेंगे, n-1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सैंपल में कितनी है 20, 20 में से एक लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो ये क्या होगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके अलावा टी कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। एस क्या है आपका सैंपल जो मीन है आपका x, वो क्या है 108,
जो 20 स्टूडेंट्स का एवरेज प्रिंसिपल ने निकाला था, जो एवरेज उन्होंने फाइंड आउट किया था वो क्या था 108 माइनस पॉपुलेशन मीन क्या है 110, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अंदाजा लगा लिया कि जो इसका एवरेज आईक्यू लेवल है वो 110 है, तो पॉपुलेशन मीन क्या होगा 110। तो 108 माइनस 110 और स्टैंडर्ड एरर को क्या कर देंगे अपॉन में रख लेंगे, डिवाइड कर देंगे, इससे क्या है 2.26 जो अभी आपने फाइंड आउट किया था, तो इसको कैलकुलेट करके आपका क्या आ जाएगा -0.894। ये कैलकुलेशन तो आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूलेज पता है इन सब के, कि आप स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कैसे फाइंड आउट करनी होती है, स्टैटिस्टिक जो टेस्ट आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सब कुछ आप पहले से ही पढ़ चुके हैं और कैलकुलेट कर लेंगे आप इसको। फिर इसमें वेयर एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें एक्सप्लेन भी करेंगे कि इन वैल्यूज में क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, इनमें क्या को किस क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब कुछ आप नीचे एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी में ही आप पी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वेयर एस इज द, अब इस थ्योरी को पढ़िए जो इसके नीचे लिखी हुई है, वेयर एस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल, एस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का, ठीक है। जो 20 सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन वहां पर स्टेटमेंट में ही गिवन है। X is the sample mean, X जो है वो सैंपल मीन है, म्यू इज द हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन एंड N इज द सैंपल साइज। इन फॉर्मूलाज के बारे में ये रिप्रेजेंटेशन बता दी कि कौन क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इनके हिसाब से आपने कर लिया इन सबको। Here is the logic of the analysis, यहाँ पर लॉजिक क्या है एनालिसिस का, given the alternative hypothesis mu is less than 110, we want to know whether the observed sample mean is small enough to cause us to reject the null hypothesis। क्या सैंपल मीन जो है वो क्या इतना छोटा है कि जिसके बेसिस पर जो कि रीजन बन सकता है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का, तो ये आप यहाँ पर जानना चाहते हैं। टू ऑब्जर्व सैंपल मीन प्रोड्यूस्ड ए टी स्टैटिस्टिक टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑफ -0.894 जो अभी आपने फाइंड आउट किया था। वी यूज द टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने आपको बोला था कि मैं आपको शेयर कर दूंगा और सिखा दूंगा, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टी टेबल आपको शेयर कर दूंगा। और कैसे फाइंड आउट करते हैं इस वैल्यू को, 0.19 जो है इस टी टेबल में सर्च करके आपको कैसे फाइंड आउट करनी होती है वो मैं आपको आज ही सिखा दूंगा। तो ये वैल्यू जो है ये 0.19 है, जो कि आपने कहां पर देखी है, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। दिस मीन्स वी would accept to find a sample mean of 108 or smaller in 19% of our samples. If the true population IQ were 110, thus the p-value is this analysis is 0.19। 0.19 जो कि आपने कहां से देखा है, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से देखा। टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैं आपको आज डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसको कैसे देखना है वो भी वहीं पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू देखना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी है इस वैल्यू को देखना कि टी लेस देन -0.894 की पी वैल्यू जो टी वैल्यू जो है वो ये पी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल से कम है या ज्यादा है। पी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल से, सिग्निफिकेंस लेवल कितना लिया था आपने इस केस में, इस स्टेटमेंट में गिवन है, स्टेटमेंट में ही देखिए ऊपर देखिए स्टेटमेंट में क्या है कि सिग्निफिकेंस लेवल है आपने 0.01 मींस 1% जो है सिग्निफिकेंस लेवल आपने लेना है 0.01। तो 0.01 आपने सिग्निफिकेंस लेवल लेना है, तो वो सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो ज्यादा है या कम है पी वैल्यू से, ये आप देखेंगे। 0.19 जो है वो 0.01 से ज्यादा है या कम है, तो कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि 0.19 जो है वो ज्यादा है 0.01 से, ठीक है। तो हमें नल हाइपोथेसिस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर पी वैल्यू जो है सिग्निफिकेंस लेवल से ज्यादा होती है तो हम नल हाइपोथेसिस जो कि हमारा क्लेम होता है, रिसर्चर का जो क्लेम होता है उस क्लेम को वो सेलेक्ट कर लेता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता। वी कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, इट मींस वी
we'll have to select the null hypothesis if p value is greater than the significance level we have decide predetermined. सिग्निफिकेंस लेवल जिस पर हम टेस्ट कर रहे हैं उस सिग्निफिकेंस लेवल से अगर पी वैल्यू जो है वो ज्यादा है तो नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट कर लेंगे, अगर पी वैल्यू कम है सिग्निफिकेंस लेवल से तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, उस क्लेम को रिजेक्ट कर देंगे और उसका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पी वैल्यू जो है वो ज्यादा है सिग्निफिकेंस लेवल से, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, मींस नल हाइपोथेसिस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या था कि प्रिंसिपल ने जो क्लेम किया था, क्या क्लेम किया था कि उसके स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल जो है 110 मिनिमम है, कम से कम 110 तो है ही, तो वो सही कह रही थी। उस बात को हमने टेस्ट कर लिया। अब समझ में आया कि हम ये टेस्टिंग ऑफ, एक क्वेश्चन आया था लास्ट क्लासेस में कि ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम क्यों करते हैं, तो ये चीज पता चल जाती है हमें कि कोई क्लेम कर रहा है, वो क्लेम जो है वो सच्चा है या झूठा है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, 99.9% एक्यूरेटली हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो क्लेम जो है वो सही है या गलत है। ठीक है, जो हम डिसाइड किया है, प्री स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए हैं, वो सही है या गलत है। क्योंकि किसी भी, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन ही कर रहे हैं हम, और प्रोडक्शन से रिलेटेड स्टैंडर्ड डिटरमाइन कर रहे हैं हम पहले से, स्टैंडर्ड या सेल्स से रिलेटेड स्टैंडर्ड डिटरमाइन कर रहे हैं कि इतनी सेल्स तो हो ही जाएंगी। अरे भैया, आप ये थोड़े ना, मतलब अंदाजा ऐसे ही थोड़े ना लगा लेंगे कि सेल्स इतनी हो जाएंगी। सेल्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को आप स्टडी करेंगे, जो भी जितने भी वहां पर डाटा है उस सब को स्टडी करेंगे, उन पर टेस्ट अप्लाई करेंगे, फिर जाके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इतनी सेल्स जो हैं वो आपकी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो सकती हैं। तो इस तरह से इन चीजों को फाइंड आउट करने में स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो है वो आपकी हेल्प करता है। फ्यूचर में जब आप टीचिंग में जाएंगे या रिसर्च में जाएंगे या फिर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट में हम कर रहे हैं, तो आपका तो काम ही यही होगा कि उनको ये कंक्लूजन निकाल के देना कि उन्होंने जो बोला है कि वो पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, और उस कैसे हो सकता है वो, ये सब कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो है वो आप कर सकते हैं इसकी हेल्प से अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो इसीलिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी। स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हैं आप एवरीवेयर देख सकते हैं कि वहां पर आप ये हेल्पफुल हैं, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इसको एमएस एक्सेल में कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एमएस एक्सेल में इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे स्मॉल सैंपल के लिए टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कैसे किया जाता है एमएस एक्सेल में, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। या तो इवनिंग में आज ही ये लेक्चर डिलीवर होगा या फिर कल मॉर्निंग में दोबारा से। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो वो चैट बॉक्स में टाइप किया है किसी ने, कोई डाउट है इससे रिलेटेड। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा पढ़ लेंगे इसको, और पढ़ने के बाद आप वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लिख देंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं उनको सोल्व कर दूंगा। अच्छा, एक मैसेज आया कि यू आर नॉट ऑडिबल सर, मेरी आवाज क्लास में आ रही थी, यस और नो? क्या मैं ऑडिबल था, यस और नो? Yes, sir. Okay, thank you students, you may leave now, everyone has marked their attendance. Okay, it has recorded. Okay, thank you students, you may leave now.